अब हम आपको आज की सबसे अच्छी तस्वीर दिखाएंगे। आप इसे पिक्चर ऑफ द डे भी कह सकते हैं। और ये तस्वीर आई है सिंगापुर से। इस तस्वीर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ऐसे लगा रहे हैं जैसे दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री मोदी से 22 वर्ष छोटे हैं। वो 51 साल के हैं और प्रधानमंत्री मोदी 73 वर्ष के। और आज इन दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता से पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री के आवास पर एक डिनर किया। उसकी तस्वीरें भी आज आप देख रहे हैं। और इससे पहले सिंगापुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल बजाकर उनका अभिनंदन करने आए लोगों को धन्यवाद दिया था। और एक महिला से उन्होंने आज राखी भी बंधवाई। आज दोनों नेताओं के बीच क्या क्या हुआ, सिंगापुर में क्या क्या हुआ, आप जरा देखिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत सिंगापुर से क्या सीख सकता है और भारत के बाद आज़ाद होने वाला देश सिंगापुर कितने सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बना। सिंगापुर की ये कहानी आज भारत के हर व्यक्ति को ध्यान से सुननी चाहिए। आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। वर्ष 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और इसके बावजूद आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में 129वें स्थान पर हम हैं। जबकि भारत से 18 वर्षों के बाद 1965 में आज़ाद होने वाला सिंगापुर सबसे अमीर देशों की सूची में आज चौथे स्थान पर है। भारत 129वें स्थान पर है, सिंगापुर 104 स्थान पर है और हमसे 18 साल के बाद सिंगापुर आज़ाद हुआ। सिंगापुर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे ज़बरदस्ती आज़ाद किया गया। सिंगापुर में इतनी गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनाव था कि मलेशिया ने वर्ष 1965 में ज़बरदस्ती सिंगापुर को अपने से अलग करके आज़ादी देकर उसे एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। उस समय सिंगापुर के सबसे बड़े नेता थे ली कुआन यू, जो इस आज़ादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने ही सिंगापुर का मलेशिया में विलय करवाया था। यानी मलेशिया और सिंगापुर पहले एक ही देश था। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। उनकी पार्टी मलेशिया के आम चुनावों में हिस्सा ले, यानी वो पूरे देश के आम चुनावों में हिस्सा ले, जबकि मलेशिया के नेता सिंगापुर को बड़ी हीन भावना से देखते थे और सोचते थे कि वो सिंगापुर को कभी भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनने नहीं देंगे। जिस समय सिंगापुर आज़ाद हुआ उस समय ली कुआन यू की आंखों में आंसू थे, वो बड़े दुखी थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने सिंगापुर की आज़ादी से 4 सबक सीखकर उसे दुनिया का एक बहुत सफल और अमीर देश बनाया। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो भारत नहीं कर पाया। असल में सिंगापुर की जो समस्याएं थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी भारत थी। सिंगापुर भी भारत की तरह बड़ा गरीब था, वहाँ पर भी बहुत भ्रष्टाचार था, सांप्रदायिक तनाव था। फिर उन्होंने क्या किया, ज़रा देखिए। पहला सबक ये था कि आपकी किस्मत आपके सिवा कोई और नहीं बदल सकती। जब मलेशिया ने सिंगापुर को आज़ादी दी
और ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को सिंगापुर से वापस बुला लिया, तब ली ने सिंगापुर में बड़े बड़े बदलाव किए। वो इस बात को जानते थे कि सिंगापुर के पास बाकी देशों की तरह ऐसे प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिन्हें बेचकर वो अपनी गरीबी को मिटा सकें। इसलिए उन्होंने सिंगापुर को दुनिया का सबसे आधुनिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला किया, यानी औद्योगिक। उन्होंने ऐलान किया कि अगर दुनिया के अलग अलग देशों की कंपनियां, बड़ी कंपनी सिंगापुर में अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी तो वो उन्हें टैक्स फ्री और टैक्स हॉलिडे जैसे लाभ देंगे, जो कि उस वक्त बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। उस समय टैक्स हॉलिडे का कॉन्सेप्ट एकदम नया था, नया आइडिया था, जिसमें सिंगापुर की सरकार कह रही थी कि जो बड़ी कंपनियां वहां आकर काम करेंगी उन्हें 3 से 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और ये स्कीम 1 से 2 वर्षों में सुपर हिट हो गई और सिंगापुर में देखते ही देखते 200 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों की फैक्ट्रियां खुल गईं, जिनसे 32,000 नई नौकरियां पैदा हो गई। और आज़ादी के सिर्फ 5 वर्षों में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि सिंगापुर के हर व्यक्ति को नौकरी और रोज़गार मिल गया और वहाँ बेरोज़गारी पूरी तरह से समाप्त हो गई, सिर्फ आज़ादी के 5 से 6 साल के अंदर। दूसरा सबक ये था कि अपने नागरिकों को इतना स्किल्ड और काबिल बनाओ कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें नौकरी देने के लिए खुद मजबूर हो जाए। जब सिंगापुर के हर नागरिक के पास रोज़गार था, तब ली कुआन यू ने इस बात को महसूस किया कि उनके देश के लोग नौकरियां तो कर रहे हैं, लेकिन इन नौकरियों में किसी खास हुनर की आवश्यकता नहीं है और वो ऐसे उत्पादों का निर्माण करते हैं जिससे न तो सिंगापुर को ज़्यादा लाभ हो रहा है और ना ही लोगों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इस तरह का काम वहाँ पर हो रहा था क्योंकि लोग स्किल्ड नहीं थे। और यही सोचते हुए ली ने सिंगापुर में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को स्थापित करने का फैसला किया, यानी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और अपने लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए। और इन प्रयासों के कारण सिंगापुर में कुछ ही वर्षों के बाद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से लेकर दूसरे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का निर्माण होने लगा और इससे लोगों की आमदनी तेज़ी से बढ़ने लगी। यानी सिंगापुर से भारत सीख सकता है कि युवाओं को रोज़गार देने के साथ साथ युवाओं को रोज़गार देने के लिए उनकी जातियां जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें स्किल्ड बनाने की ज़रूरत है। हमारे नेता कहाँ गलती कर रहे हैं? वो रोज़गार देने के लिए पहले जाति पूछ रहे हैं। जाति नहीं, स्किल पूछिए, काबिलियत पूछिए, ये पूछिए कि ये लोग क्या कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आज इलॉन मस्क जैसे किसी व्यक्ति की बड़ी कंपनी, मान लीजिए टेस्ला, भारत के 10 राज्यों में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहें, तो क्या इन फैक्ट्रियों के लिए टेस्ला जैसी कंपनी को भारत से योग्य